नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार एसआर क्लासेस के अंदर। और आज हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो है हमारा अर्थशास्त्र का लास्ट पार्ट, यानी कि कक्षा 10 की जो अर्थशास्त्र है उसका लास्ट पार्ट पढ़ रहे हैं। उसके बाद हमारी ये जो बुक है वो खत्म हो जाएगी और ये पार्ट भी, ये चैप्टर भी हम 2 पार्ट के अंदर करेंगे, 2 वीडियो के अंदर कंप्लीट। लगभग 80% जो पार्ट है वो इस वीडियो के अंदर हो जाएगा। 20% जो भाग है इस पार्ट का वो अगले वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, यानी कि अगला वीडियो आपको छोटा मिलेगा थोड़ा, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इस पार्ट का जो नाम है वो क्या है? उपभोक्ता अधिकार, यानी कि जो ग्राहक होते हैं। आपने कई बार एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे कि जागो ग्राहक जागो, ठीक है, कि जो उपभोक्ता है उनको जागरूक बनाने के लिए क्या क्या प्रयास किए गए और किस तरीके से उपभोक्ता आंदोलन किया गया, क्या क्या उपभोक्ताओं के अधिकार है, इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करें। चलिए बात करते हैं सबसे पहले बाजार में उपभोक्ता। बाजार में उपभोक्ता, देखिए पहले क्या होता था, जब बाजार में हम जाते थे तो जो विक्रेता होता था, जो सामान बेचने वाला जो दुकानदार होता था, ठीक है, वो हम पर ऐसे आरोप थोपता था, या हम जो है कोई वस्तु खरीद करके जाते थे तो मानो ऐसा हो कि वो हमें वस्तु देकर के एहसान कर रहा हो, ठीक है। ठीक अच्छी तरीके से बात ना करना, कोई भी चीज में मिलावट कर देते थे, ठीक है, कोई चीज खराब दे देते थे, ठीक है। तो ये सब दिक्कतें ग्राहकों को, उपभोक्ताओं को आती थी। जैसे कि मान लीजिए कोई पंखा लेने के लिए गया मैं, ठीक है, और वो पंखा लेकर के मैं घर पर आया, पंखे को मैंने चलाया, ठीक है, तो वो चल नहीं रहा था। मैं दुकानदार के पास वापस गया तो उस समय दुकानदार क्या करते थे कि जितनी भी गलती है वो सारी उपभोक्ताओं पर थोप देते, ठीक है, उपभोक्ता के ऊपर गलती थोप देते थे। हम जाकर बोलते हैं कि भाई पंखे में वारंटी तो है ही, आप ये चेक कर लीजिए, और इस पंखे के अंदर वो क्या करेगा, पंखे को चेक करेगा और बोलेगा कि भाई इसके अंदर तो केवल मोटर जो होती है ना उसकी वारंटी रहती है, आपके तो थोड़ा वायर फॉल्ट हुआ है तो इसका तो आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे करके हमसे रुपए ले लेते हैं, ठीक है, और इस तरीके से हमको ठगते हैं एक तरीके से। क्यों? क्योंकि जब हमें वो वस्तु बेची गई तब हमें पूरी जानकारी उसकी नहीं दी गई थी। अगर वो पहले ही बोल देता कि केवल मोटर की ही वारंटी मिलेगी तो हम क्या पता कि हम वो खरीदते ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से शोषण होता था उपभोक्ताओं का। बाजार के अंदर जाते थे, ठीक है, तो बोलबाला किसका होता था? दुकानदारों का होता था, ठीक है। तो ये चीजें हमें देख। अब बात करते हैं उपभोक्ता आंदोलन की। पहले क्या होता था, एक ही तरीका होता था दुकानदार को सबक सिखाने का कि जब कोई दुकानदार कुछ गलत करता था तो लोग कहते थे कि भाई इसकी दुकान से सामान लेना बंद कर दो। कोई मिलावट का सामान देता था या कोई खराब सामान देता था तो लोग उसकी दुकान से सामान खरीदना बंद कर देते थे, इस तरीके से उसको सजा देते थे, ठीक है। लेकिन इससे वो सुधरने वाले नहीं है, ठीक है, तो कुछ ठोस कदम उठाने जरूरी है। तब एक समुदाय सामने आया, एक समुदाय, एक ऐसा दल बन गया उपभोक्ताओं का जो विरुद्ध हो गया, दुकानदारों के विरुद्ध हो गया, सरकार के विरुद्ध हो गया, ठीक है, और उन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ दिया जिसको हम कह सकते हैं उपभोक्ता आंदोलन। और इस आंदोलन के दबाव में आकर के सरकार ने एक बहुत अच्छा फैसला किया 1986 में। 1986 के अंदर एक अधिनियम, एक कानून बनाया गया जिसका नाम था
उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम। क्या बनाया गया था? उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, जो कि कोपरा नाम से जाना जाता है। यह प्रश्न कई बार आता है कि कोपरा जो है वो क्या है। कोपरा एक भारत सरकार द्वारा बनाया गया कानून है, जिसको उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम के नाम से जाना जाता है। और यह कब लागू हुआ था? 1986। कब? भारत सरकार ने कब लागू किया था? 1986 को। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक लगा देता हूं मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं हम अगला उपभोक्ता अधिकार कि भाई इस कानून के तहत उपभोक्ताओं को बहुत से अधिकार दिए गए। कौन कौन से अधिकार हैं, उदाहरण के माध्यम से अब समझेंगे, तो ध्यान से। ठीक है, जो भी कोई काम कर रहा है तो वो एक बार काम को छोड़ दे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनमें से प्रश्न आता है। और प्रश्न आपके एक तो 1 नंबर का ये भी पूछ सकते हैं कि भाई उपभोक्ताओं के कौन कौन से अधिकार हैं, लिखिए। तो आपको कोई भी 3 अधिकार पूछ ले तो आप 3 अधिकार लिख दोगे, सुरक्षा का अधिकार, चुनने का अधिकार और सूचना पाने का अधिकार। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्न आ सकता है। ठीक है, और इनको एक्सप्लेन करने के लिए भी बोल सकता है, तो वो चीजें भी आप ध्यान से समझ लीजिएगा। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत। आपका जो अर्थशास्त्र जो किताब है, ऐसे मान के चलिए फ्री की किताब है एकदम। मतलब कि ये जो नंबर है आरबीएसई वालों के लिए, जो 20 नंबर है, ये एकदम फ्री के है, ऐसे मान के चलो, कुछ भी नहीं है। पहला पार्ट हमने विकास वाला पढ़ा, उसके अंदर कुछ नहीं था। ठीक है, दूसरा पार्ट हमने पढ़ा क्षेत्रक वाला, उसके अंदर कुछ नहीं था। तीसरा मुद्रा और साख पढ़ा, उसमें भी ज्यादा कुछ था नहीं। ठीक है, और चौथा पार्ट हमने पढ़ा, ठीक है, वैश्वीकरण और अर्थव्यवस्था, तो उसमें भी ज्यादा कुछ था नहीं। और इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। बस हमें अभी ये 3 अधिकार पढ़ने हैं और थोड़ा बहुत कल जो है एक टॉपिक रहेगा आपका, 1-2 टॉपिक रहेगा, वो कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये 3 अधिकारों को पढ़ना है, ध्यान से पढ़ लीजिए। अब बात करते हैं सुरक्षा का अधिकार। एक आपने मूवी देखी होगी गब्बर इज बैक, देखी होगी ना। उसके अंदर एक सीन आता है जिसके अंदर वो अक्षय कुमार जो है एक मुर्दे को लेकर के हॉस्पिटल में जाते हैं। फिर वो काफी देर तक उसका इलाज करते हैं और इलाज करने के बाद बोलते हैं कि वो मर गया है। फिर वो सर्टिफिकेट दिखाते हैं और बोलते हैं कि भाई ये तो पहले से ही मरा हुआ था। ठीक है, तो आपकी तो अक्सर हॉस्पिटल्स के अंदर ऐसा होता, और हॉस्पिटल्स नहीं, हर जगह पर ऐसा होता है कि वहां के लोगों के द्वारा लापरवाही की जाए। जैसे कि मान लीजिए कोई जगह पर गए हम, मान लो कोई एक फन पार्क है, उसके अंदर गए, जिसके अंदर बड़ी बड़ी राइड्स हैं, बड़ी बड़ी जो झूले लगे हुए हैं। उस झूले के नीचे मान लो 10 लोग खड़े हैं और अचानक से वो झूला जो है वो नीचे गिर जाता है। ठीक है, वो नीचे गिर जाता है और उन 10-15 लोगों का की मृत्यु हो जाती है। अगर वो एक्सीडेंट है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन हो सकता है कि वो झूला गिरा लापरवाही से। ठीक है, इंजीनियर की लापरवाही हो या ओनर की लापरवाही हो, उसकी वजह से वो झूला गिरा हो। ठीक है, तो ये लापरवाही की वजह से होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई बीमार है, हॉस्पिटल में गया, उसका गलत तरीके से डॉक्टर ने इलाज किया, तो वो डॉक्टर की लापरवाही है ना। या जो बीमार है उसको तो जाना ही पड़ेगा हॉस्पिटल, तो डॉक्टर की गलती है उसका अगर लापरवाही से इलाज करते हैं। तो इसी तरीके से एक उदाहरण दिया गया आपको कि एक लड़का जो है, ठीक है, उसको वो अपना ऑपरेशन करवाने के लिए जाता है हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल में उसको जब बेहोश किया जाता है, पहले बेहोश किया जाता था क्लोरोफॉर्म से, अब आजकल नहीं किया जाता है क्योंकि क्लोरोफॉर्म से जो मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो जब बेहोश किया गया तो बेहोश करने की जो तरीका है, जो डोज है, वो कुछ ज्यादा कम दे दी थी, जिसकी वजह से, ठीक है, वो पूरी तरीके से बेहोश नहीं हो पाया और उसकी वजह से जो वो ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन जो बच्चा था वो जिंदगी भर के लिए पैरालाइज हो गया, अपंग हो गया।
अब ये किसकी वजह से हुआ? डॉक्टर की लापरवाही की वजह से हुआ। तब उसके पिता ने जो है कंज्यूमर कोर्ट के अंदर शिकायत दर्ज करवाई, उनका केस चला, ठीक है। और केस चलने के बाद पहले तो कोर्ट ने जो है सीधा सीधा बोल दिया था कि भाई नहीं, डॉक्टर की कोई गलती नहीं है। उसके बाद जब राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत के अंदर उन्होंने अर्जी लगाई तो उसकी छानबीन की गई, जांच पड़ताल की गई, तब पता चला कि लापरवाही डॉक्टर की ही थी। और फिर उस व्यक्ति जो बच्चा था उसके पिता को हर्जाना देना पड़ा, सॉरी उसके पिता को डॉक्टर जो अस्पताल वाले थे उन्होंने हर्जाना दिया, ठीक है। अब बात सोचने की बात है कि जो रुपए दिए हैं उनसे वो अपने बच्चे को तो वापस नहीं ला सकते ना। जो बच्चा पहले था वैसा वापस नहीं बन सकता ना, वो तो अपंग ही रहेगा ना, मात्र 16 साल की उम्र में, ठीक है। ये एक आपको स्टोरी दी गई है। उसके बाद जो है सुरक्षा का अधिकार, मतलब कि हमें सुरक्षित रहने का अधिकार है, हमें जिंदा रहने का भी अधिकार, हमें जिंदा रहने का अधिकार है। हमें कोई अगर मारने की कोशिश करता है ना, ठीक है, तो हम सेल्फ डिफेंस में हम उसको मार सकते हैं, यह हमें अधिकार है, ठीक है, सेल्फ डिफेंस में केवल, ठीक है। और जहां तक हो सके, पॉसिबल हो सके तो मारना नहीं है, लेकिन जहां पर ऐसा हो जाए ना कि अगर मैं उसको ना मारूं तो वो मेरे को मार देगा, तो वहां पर जो है हमें ये अधिकार है, सुरक्षा का अधिकार, ठीक है। तो हर जगह पर हमें सुरक्षित रहने का अधिकार है, ठीक है, सुरक्षा का अधिकार है। मान लो कहीं पर अगर मान लो सरकार की, किसी सरकारी कर्मचारी की या किसी भी व्यक्ति की अगर लापरवाही से आपको अगर नुकसान पहुंचता है, ठीक है, आप असुरक्षित होते हो, तो आप जो है उसके खिलाफ शिकायत कर सकते हो, ध्यान रखना। तो आपको पहला जो अधिकार मिला हुआ है वो है सुरक्षा का अधिकार, ध्यान दीजिएगा। दूसरा अधिकार है चुनने का अधिकार। अब देखिए, एक आपको स्टोरी दे रखी है, एक लड़की जो कोचिंग में पढ़ने के लिए जाती है और कोचिंग वाले को वो 2 साल की फीस दे देते हैं। अब वो कुछ दिनों तक पढ़ती है, तब उसको कोचिंग के अंदर कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो वो चाहती है कि कोचिंग को छोड़ दे, लेकिन वो 1 साल जैसे तैसे करके उसमें कोचिंग में गुजार देती है। और 1 साल के बाद वो कोचिंग को छोड़ देती है और वो मांग करती है कि मेरे आधे रुपए वापस दे दिए जाए। लेकिन कोचिंग वालों ने कहा कि नहीं, हम जो पैसे ले लेते हैं वो वापस नहीं करते हैं, ठीक है, या तो आप 2 साल पढ़ लो या आप जाना चाहो तो चले जाओ, ठीक है, रुपए तो वापस नहीं मिलेंगे। इस पर उन्होंने उस कोचिंग के विरुद्ध अदालत के अंदर केस किया, और केस किया तब अदालत ने कोचिंग वाले को गलत माना और गलत मानते हुए उनको वापस पैसा लौटाने के लिए बोला गया। तब कोचिंग वालों ने क्या किया, ऊपर राष्ट्रीय अदालत के अंदर अर्जी डाली, और अर्जी डालने पर जो राष्ट्रीय जो अदालत थी, उपभोक्ता अदालत, उसके अंदर भी कोचिंग वालों को ही गलत माना गया और जुर्माना लगाया गया। और उससे हमें पता चलता है कि हमें एक अधिकार मिला, चुनने का अधिकार, कि हमें चुनने का अधिकार, हमें कोई फोर्स नहीं कर सकता किसी चीज के लिए, ठीक है, हमें चुनने का अधिकार है। यहां तक कि हम अगर वोट भी दे रहे हैं तो हमें चुनने का अधिकार है, हम कोई को भी वोट दे सकते हैं, ठीक है, कोई हमें फोर्स नहीं कर सकता। अगर हम कोई सामान लेने के लिए बाजार जा रहे हैं तो हमें कोई फोर्स नहीं कर सकता, दुकानदार ये नहीं बोल सकता तेरे को तो यही लेना पड़ेगा, हमारे पैसे, हम जो चाहे वो ले, ठीक है, तो वो भी नहीं कर सकते। हम कोई स्कूल में पढ़ रहे हैं तो हमें जो प्रिंसिपल है वो कभी फोर्स नहीं कर सकता कि आप पूरे साल का पैसा एक बार में दो। ध्यान रखना, कोई भी प्रिंसिपल आपसे 1 साल का पैसा मांग नहीं सकता। हाँ, वो बात अलग है कि आप अपनी इच्छा से जो है
1 साल का पैसा सीधा जमा कर रहे हो वो आपकी मर्जी है, लेकिन जो संस्था है वो आपसे पूरे 1 साल का पैसा नहीं मांगती है, वो किस्तों में पैसा मांगती है। ठीक है, कि आप जो है इंस्टॉलमेंट में जो है पैसे दे सकते हैं। उसके बाद तीसरा आता है सूचना पाने का अधिकार। सूचना, जो भी हम चीज खरीद रहे हैं उससे संबंधित सारी सूचनाएं हमें होनी चाहिए। क्या क्या सूचनाएं होनी चाहिए, ध्यान देना। सबसे पहले यहां पर लिख रहा हूं मैं क्या क्या सूचना होनी चाहिए। ठीक है, यहां पर दिखाई दे रहा है क्या, यहां पर, चलिए यहां पर लिख देता हूं मैं। ये बॉक्स दिखाई दे रहा है ना, चलिए देखिए, सबसे पहले आता है एमआरपी। क्या आता है, एमआरपी। एमआरपी देखिए, आप जब कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं उस पर एक एमआरपी लिखा होगा। क्या लिखा होगा, एमआरपी लिखा हुआ होगा। एमआरपी का फुल फॉर्म होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। क्या होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ये जो एमआरपी जो हमें लिखा हुआ मिलता है उससे ज्यादा पैसा हमसे नहीं ले सकते। कई लोग बोल देते हैं कि कोई हम सामान लेने के लिए जाते हैं तो वो बोलते हैं कि एमआरपी में मान लो 200 रुपए लिखे हुए हैं, वो बोलता है कि भाई देखो 200 रुपए की तो ये चीज है, फिर ऊपर से जीएसटी लगेगा इतना %, ठीक है, और फिर ये आपके मतलब 20% जीएसटी लग गया 40 रुपए, तो 240 रुपए लगेंगे। तो वहीं पर आप समझ जाना कि वो फ्रॉड है। क्यों, क्योंकि ये जो एमआरपी होती है मैक्सिमम रिटेल प्राइस होती है, इसके अंदर जो भी टैक्स होते हैं वो जुड़ करके ही, मतलब कि सारे टैक्स को जोड़ करके ही एमआरपी बनता है। इसके अलावा कोई भी आपसे अलग से पैसा नहीं ले सकते हैं, ध्यान रखना। तो एमआरपी जो है वो देख करके सामान खरीदना चाहिए। ये आ गया आपके सूचना पाने का अधिकार में पहला। उसके अंदर आता है आपके एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट कि भाई एक वस्तु जो है कंपनी के अनुसार एक वस्तु जो है एक निश्चित समय के बाद खराब हो जाती है, खाने की जो भी चीजें होती है, तो उस पर एक एक्सपायरी डेट लिखी हुई होती है कि इतने इस महीने के और इस साल के बाद ये चीज जो है वो खराब हो जाएगी। तो उस एक्सपायरी डेट को देख लें कोई भी सामान खरीदने से पहले। अगर वो चीज एक्सपायर हो चुकी है तो उसके बाद आप वो सामान ना खरीदें। और अगर कोई आपको गलती से भी दे दे तो आप जाकर के वापस उस दुकानदार को दे सकते हैं। अगर दुकानदार नहीं लेता है तो उसको बता दीजिएगा कि हमें ये अधिकार है सूचना पाने। ठीक है, तो ध्यान रखना कि एक्सपायरी डेट हमेशा देख करके ही सामान खरीदना चाहिए। अब आप बोलोगे सर कई जो प्रोडक्ट होते हैं उस पर एक्सपायरी डेट लिखी हुई नहीं होती है। सही है, कई प्रोडक्ट पर एक्सपायरी डेट नहीं लिखी हुई होती है, मैन्युफैक्चर डेट लिखी हुई है। कई जगह पर तो मैन्युफैक्चर और एक्सपायरी डेट दोनों लिखी हुई होती है, लेकिन कई प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिन पर एक्सपायरी डेट नहीं लिखी होती है, केवल मैन्युफैक्चर डेट लिखी होती है। लेकिन जहां पर मैन्युफैक्चर जो डेट लिखी हुई होगी वहां पर आपको कहीं ना कहीं ये लिखा हुआ जरूर मिलेगा कि बेस्ट बिफोर 12 मंथ या 16 मंथ, कि भाई ये लिखा हुआ आपको जरूर मिलेगा कि बनने के बाद आपके 12 महीने तक या 16 महीने तक या 18 महीने तक ये प्रोडक्ट जो है वो सेफ रहेगा, ये लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो आप मैन्युफैक्चर डेट से उतने मंथ जोड़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि एक्सपायरी डेट क्या है। ठीक है, उसके बाद एक चीज आती है आपके, क्या क्या हो गया, एमआरपी हो गया, एक्सपायरी डेट हो गया। ठीक है, एमआरपी हो गया और एक्सपायरी डेट हो गया। ये तो आपके आगे सूचना पाने के अधिकार के अंदर। उसके अलावा
आप कोई भी सामान खरीद रहे हो तो उस सामान की पूरी डिटेल आपको बतानी जरूरी है। कि आप मान लीजिए कोई दवाई लेने के लिए गए तो उस दवाई पर लिखा हुआ होना चाहिए कि किस चीज से मतलब कि कौन से बीमारी के जो मरीज है वो इस दवाई को नहीं ले सकते, या क्या क्या उसके साइड इफेक्ट है, ठीक है, और कैसे लेनी है, खाना खा करके लेनी है या खाली पेट लेनी है, ये सारे डिस्क्रिप्शन लिखे हुए होने चाहिए, या आपको जो मेडिकल वाला है वो बताएगा। ठीक है, इन चीजों का खास ध्यान रखें। और जो हम कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या कोई भी सामान लेकर के आते हैं तो उससे संबंधित सारी जानकारी, गारंटी, वारंटी जो भी होती है उससे संबंधित सारी जानकारी जो है आपको देना जरूरी है, क्योंकि आपको एक अधिकार है, कौन सा, सूचना पाने का अधिकार। ठीक है, तो आपको एक अधिकार और है, और वो अधिकार है कि आपको कोई भी प्रश्न अगर समझ में नहीं आए और आपको अगर कोई भी प्रश्न में डाउट है तो वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखने का भी अधिकार है। आपको अधिकार है कि आप नीचे दिए गए एक रेड कलर के बटन जो कि सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा सकते हैं। आपको अधिकार है कि आप उसके पास में एक बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। आपको अधिकार है कि आप लाइक वाला बटन भी दबा सकते हैं, और आपको अधिकार है कि आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम आगे का चैप्टर लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।